हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC बाय DC सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और एक क्रमबद्ध रूप से हमने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पढ़ा। अब हम सोशियोलॉजी को निशुल्क रूप से उसी क्रम में पढ़ रहे हैं। हमने एक क्लास में संस्कृति के बेसिक कॉन्सेप्ट, संस्कृति की विशेषताएं, संस्कृति के भौतिक और अभौतिक स्वरूप पर बहुत सारी बातें की। इससे रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी शब्दावलियां हमारी एग्जाम में आती रहती हैं। आज हम उस पर फोकस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम अपने सिलेबस पे आ जाते हैं। आप सब जानते हैं कि इस सिलेबस में ये जो पहला और दूसरा पॉइंट है ये हम पढ़ चुके हैं। इस पॉइंट में हमने संस्कृति के मूलभूत कॉन्सेप्ट को सोशियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में समझा था। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। इन शॉर्ट, हमने पहले आपको बताया था कि मानव इसलिए मानव है क्योंकि उसके पास संस्कृति है। फिर हमने शुरू किया था कि संस्कृति का सोशियोलॉजी की टर्म में, सोशियोलॉजी के भाव में अर्थ क्या होता है। तो मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को हमने समाजशास्त्र में संस्कृति के नाम से जाना था। फिर इसे हमने समझने के या हमारे दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मनुष्य के जो तीन पक्ष होते हैं, व्यवहारिक पक्ष जिनको हमने जैविकीय पक्ष, उसके बाद मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष, इस रूप में जाना था। और यह समझा था कि केवल सामाजिक व्यवहार ही संस्कृति के रूप में परिणित होता है या बदलता है, या सामाजिक व्यवहार को ही संस्कृति के रूप में मान्यता दी जाती है, बाकी दोनों प्रकार के व्यवहार को नहीं। इससे रिलेटेड टाइलर की परिभाषा देखी थी। टाइलर कहते हैं कि संस्कृति में समस्त सीखा हुआ ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, विधि, प्रथाएं, परंपराएं और मनुष्य की क्षमताएं सब कुछ आता है। इसके बाद हमने लेसी वाइट ने जो एक सिद्धांत दिया था कि कैसे मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण किया और संस्कृति ने कैसे फिर मनुष्य के विकास के लिए विकास में योगदान दिया। इस पॉइंट पर हमने बहुत सारी बातें की थी। मूल रूप से हमने संस्कृति कैसे मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है, कैसे मनुष्य के लिए संस्कृति का महत्व है, इस बात पर फोकस किया था। आगे बढ़े हम तो हमने इससे रिलेटेड 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चंस देखे। फिर लैंडिस की परिभाषा, ब्रूम एम सेल्जनिक की परिभाषा और हर्ट्जकोविट्ज ने कहा कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग ही पर्यावरण है, यहां तक हमने देखा। उसके बाद संस्कृति की विशेषताएं और इसके महत्व पर फोकस हमने किया। और फिर संस्कृति के समाजशास्त्रीय अर्थ और संस्कृत भाषा में उसके शाब्दिक अर्थ पर हमने फोकस करते हुए अभौतिक और भौतिक संस्कृति पर फोकस किया था। आज हम इससे आगे बढ़ते हुए संस्कृति के अभौतिक और भौतिक तत्वों में अंतर भी हम देख चुके हैं। अब हम मूल जो पॉइंट है यहां से शुरू करते हैं। यहां से आज का कंटेंट नया है। आज की क्लास में हम लोग छोटे छोटे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पर या फिर ऐसे पॉइंट्स पर जो कि एग्जाम में 1 लाइनर फैक्ट के रूप में पूछे जा सकते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे शब्द होते हैं सिलेबस में। इस संस्कृति से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन पर फोकस करते हैं। सांस्कृतिक तत्व इनमें से पहला शब्द है। सांस्कृतिक तत्व क्या होता है समझते हैं हम। सांस्कृतिक तत्व क्या है? देखिए, जैसे मानव का शरीर है, जैसे आप लोगों का शरीर है, मानव शरीर कैसे बना है? बहुत सारे तंत्रों से, जैसे श्वसन तंत्र हुआ, जैसे उत्सर्जन तंत्र हुआ, जैसे कि ऐसे ही नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र हुआ, ऐसे ही बहुत सारे जो तंत्र हैं उन तंत्रों के मिलने से मानव का शरीर बना है। लेकिन ये तंत्र कैसे बना? बहुत सारे अंगों से। जैसे अगर हम श्वसन तंत्र की बात करें तो नाक, नसिका ग्रंथि, फेफड़े, इनके कॉम्बिनेशन से बनती है नाक, यह श्वसन तंत्र। ऐसे ही मतलब तंत्र का निर्माण बहुत सारे अंगों से हुआ। अंग कैसे बने? बहुत सारे ऊतकों के मिलने से बने। और इन ऊतकों का निर्माण कैसे हुआ? बहुत सी कोशिकाओं के निर्माण से, या बहुत सारी कोशिकाओं के आपस में एक समूह या गुच्छे के रूप में जुड़ जाने से ऊतकों का निर्माण हुआ। इसका मतलब मानव का शरीर एक छोटी सी संरचना, कोशिका पर टिका हुआ या कोशिका पर टिकी हुई कोई कॉन्सेप्ट है। बहुत कॉमन सी बात है
कि कोशिका पर टिकी हुई या कोशिकाओं के मिलने से मानव शरीर की मूलभूत जो इकाई है वो भी हमने इसीलिए किसे कहा, कोशिका को कहा, क्योंकि कोशिकाओं के समूह के रूप में मानव को जानते हैं। ऐसे ही अगर हम संस्कृति को देखें तो कोई भी संस्कृति बहुत सारे प्रतिमानों से मिलकर बनती है। ये प्रतिमान बहुत सारे संकुलों से मिलकर बनते हैं और ये बहुत सारे संकुल जो हैं या संकुल जो हैं वो बहुत सारे सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। अर्थात जिस प्रकार मानव शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार किसी भी संस्कृति की मूलभूत इकाई उसके तत्व होते हैं। तत्व वहां छोटी से छोटी इकाई है जो किसी संस्कृति के निर्माण में योगदान देती है। बहुत सरल शब्दों में सांस्कृतिक तत्व हम बात कर रहे हैं। सांस्कृतिक तत्व माने सांस्कृतिक ट्रेट, ये शब्द क्या होता है? संस्कृति की लघुत्तम इकाई या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ संस्कृति। सांस्कृतिक स्वयं एकल इकाई है, मतलब संस्कृति स्वयं में एक यूनिट है, जैसे हमारा शरीर एक यूनिट है उसी प्रकार, बल्कि वहां कई छोटी छोटी इकाइयों का योग है। बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर संस्कृति बनती है। संस्कृति की इस सबसे छोटी इकाई को ही सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। अब हमें ये तो पारिभाषिक रूप में समझ में आ गया कि सांस्कृतिक तत्व क्या होता है। इसके भाव अर्थ के रूप में हमें उदाहरण लेना पड़ेगा। जैसे कि हिंदू धर्म एक संस्कृति है, हिंदू एक संस्कृति है। इस संस्कृति में पूजा पाठ करना एक सांस्कृतिक प्रतिमान है। क्या है? संस्कृति हिंदू संस्कृति हो गई, संस्कृति में पूजा पाठ करना एक प्रतिमान हो गया। उसमें अलग अलग क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे यज्ञ करना, हवन में आहुति देना, जैसे पूजा होने के बाद प्रसाद वितरण करना, जैसे ओम के मंत्र का जाप करना, जैसे तिलक लगाना, जैसे हाथ में नाड़ा बांधना। तो ये जो किसी व्यक्ति को तिलक लगा देना है या उसके हाथ में नाड़ा बांध देना है या प्रसाद दे देना है, ये क्या हुआ? ये सांस्कृतिक तत्व हुआ। अब सांस्कृतिक देखो, अगर हम बोले कि प्रसाद ही बांट देना, केवल प्रसाद बांट देना अपने आप में कुछ नहीं होता है, लेकिन किसी पूजा के समय प्रसाद बांटना एक अलग अर्थ को प्रेजेंट करता है। तो ये जो प्रसाद बांटना है एक छोटा सा तत्व है जिसका अपने आप में कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब वो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी क्रियाओं से मिल करके बनता है तो वो सांस्कृतिक संकुल, और फिर संकुल मिलकर प्रतिमान, और प्रतिमान मिलकर किसी एक संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो उम्मीद है आप सब लोगों को सांस्कृतिक तत्व समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला ऐसा ही एक पॉइंट है, अभी हमने समझा सांस्कृतिक संकुल क्या होता है। तो पहले ये याद रहे कि सदरलैंड और वुडवर्ड ने ये परिभाषा या ये शब्द दिया था सांस्कृतिक तत्वों के। सांस्कृतिक तत्व क्या है? सबसे छोटी इकाई। सांस्कृतिक तत्वों के योग से सांस्कृतिक संकुल का निर्माण होता है। देखो, सांस्कृतिक तत्व का कोई अर्थ नहीं होता, कोई वो पहचान नहीं है, कोई चीज नहीं है। जैसे हमने अगर किसी को अभी 1 किलो प्रसाद ला करके बांट दी तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जब अब एक हवन करेंगे और फिर पूजा प्रसाद बांटेंगे तो इसका एक अर्थ निकलेगा। तो हवन करना, हवन में आहुति देना, ये बहुत सारे छोटे छोटे तत्व हैं। इन तत्वों से मिलकर एक जो साकार चीज बनती है जिसका कोई अर्थ निकलता है, वही सांस्कृतिक संकुल कहलाती है। सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसे याद रखिएगा। सांस्कृतिक संकुल अनेक सांस्कृतिक तत्वों की वह संपूर्णता या अर्थपूर्ण संपूर्णता है, या अर्थपूर्ण संबंधों द्वारा गुथे हुआ एक समूह है। कुल मिलाकर संस्कृति बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनती है जिन्हें हम सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। इन्हीं तत्वों से मिलकर जो चीज बनती है उसे हम सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। याद रखिएगा, सांस्कृतिक संकुल क्या होता है, सांस्कृतिक तत्व क्या होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक संकुल अपने सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनने वाली संस्कृति की एक बड़ी इकाई है। जैसे विवाह को ही अगर उदाहरण के रूप में लें तो इसमें कई सांस्कृतिक तत्व होते हैं, जैसे सगाई, जैसे वरमाला, जैसे सप्तपदी, जैसे प्रतिभोज, जैसे विदाई, ये सब सांस्कृतिक तत्व हैं। लेकिन सांस्कृतिक तत्व मिलकर के एक अर्थपूर्ण चीज बनाने लगे तो वो सांस्कृतिक संकुल कहलाती है। आप ये उदाहरण याद रखिएगा, जैसे छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है, वैसे ही सांस्कृतिक तत्व मिलकर सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करते हैं। ये सांस्कृतिक संकुल जब एक विशिष्ट व्यवहार को प्रदर्शित करने लगे तो ये सांस्कृतिक प्रतिमान कहलाते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रतिमानों से मिलकर ही कोई संस्कृति बनती है।
आगे बढ़ते हैं हम। आगे उप संस्कृति नाम का एक शब्द हमें याद रखना है। उप संस्कृति क्या होती है? देखिए, एक जो बहुत बड़ी संस्कृति होती है, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत की ये जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति बहुत विशाल है। तो उस भारतीय संस्कृति में जब बहुत छोटे छोटे से तत्व, जैसे पंजाबी संस्कृति, जैसे मालवी संस्कृति, जैसे निमाड़ी संस्कृति, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी संस्कृतियां एक बड़ी संस्कृति के अंतर्गत पनपती हैं। ये एक बड़ी संस्कृति के अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी संस्कृतियां भी पनपती है। जैसे एक बहुत बड़े से पेड़ के नीचे या पेड़ के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी डालें होती हैं, जो अपने आप में एक पहचान लिए होती है। अगर उसे इस जमीन में गाड़ दिया जाए तो वो खुद भी एक पेड़ हो जाती है। ऐसी छोटी छोटी जो संस्कृतियां होती हैं उन्हें उप संस्कृति कहा जाता है। जब किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत एक विशिष्ट या लघु छोटी संस्कृति विकसित हो जाती है तो उसे उप संस्कृति कहते हैं। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की अपने आप में एक संस्कृति है। इस मध्य प्रदेश की संस्कृति के अंदर इंदौर की एक संस्कृति होगी। इस इंदौर के अंदर एक जूना इंदौर है, पुराना इंदौर है, उसकी एक विशेष संस्कृति होगी। तो एक बड़ी संस्कृति के अंतर्गत एक छोटी संस्कृति का विकास होना ही उप संस्कृति कहलाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी का उल्टा होता है प्रति संस्कृति। देखो, जब भी हम बात करते हैं कि ये जो मालवा है ये मध्य प्रदेश की, पूरे मध्य प्रदेश की संस्कृति का एक हिस्सा मालवा हो सकता है, तो मालवा जो है वो एक उप संस्कृति होता है। क्या होता है? उप संस्कृति। लेकिन उप संस्कृति कभी भी मूल संस्कृति का विरोध नहीं करती, मतलब मूल संस्कृति के अंदर पनपती है, मूल संस्कृति के अंदर पनपने वाली उप संस्कृति है। लेकिन जब ये उप संस्कृति मूल संस्कृति के विरोध में खड़ी हो जाती है, मतलब जब ये किसी जैसे उदाहरण समझिए कि पूरे भारत की एक संस्कृति है, उसमें एक संस्कृति मालवा संस्कृति, एक पंजाबी, एक सिंधी संस्कृति, एक मराठी संस्कृति है। तो जब मराठी संस्कृति भारत की संस्कृति के विरोध में खड़ी हो जाए या विरोधी तत्व को प्रदर्शित करने लगे, विरोधी विचारधारा का पालन करने लगे, तो उस उप संस्कृति को उप संस्कृति ना कहते हुए प्रति संस्कृति कहते हैं, काउंटर कल्चर कहा जाता है। यह उप संस्कृति की विपरीत होती है। प्रति संस्कृति का विचार, व्यवहार, प्रतिमान मुख्य संस्कृति के विरोधाभासी हो जाता है। जैसे हिप्पी संस्कृति इसका उदाहरण है, अघोरी संस्कृति, जैसे गैंग संस्कृति। ये संस्कृति, जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत सारे वो भाई वाला जो गैंग बन जाता है, तो वो जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति के विरोध में, इसलिए उसे प्रति संस्कृति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक प्रेरणाएं क्या होती है भैया? कल्चरल थीम। देखिए, इस अवधारणा को दो समाजशास्त्री मॉरिस और ओपलर ने दिया था। सांस्कृतिक प्रेरणाएं क्या होती हैं? घोषित या अघोषित रूप से एक सिद्धांत। संस्कृति में 50 सिद्धांत होते हैं, कोई भी संस्कृति हजारों सिद्धांतों से मिलकर बनती है। तो उसके एक जो छोटे छोटे सिद्धांत होते हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना, जैसे सच ही बोलना, जैसे बड़ों का सम्मान करना। तो किसी भी संस्कृति में जो छोटे छोटे सिद्धांत होते हैं, वही सिद्धांत उसके क्या कहलाते हैं? उस संस्कृति की प्रेरणाएं कहलाते हैं। याद रखिएगा, ये मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करती है। जैसे अगर हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम उसे चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, या हमारे सिद्धांत हैं। तो यही हमारी प्रेरणाएं कहलाती हैं। किसी भी संस्कृति में जो छोटी छोटी सिद्धांत होते हैं, वही उसकी प्रेरणाएं कहलाती हैं। और आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है सांस्कृतिक प्रतिमान। मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूं कि जैसे हमने एक उदाहरण लिया, ये मानव का शरीर है, तो मानव का शरीर बहुत सारे तंत्रों से, बहुत सारे अंगों से, और अंग ऊतकों से और ऊतक कोशिका से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार हमारी जो संस्कृति है, वो संस्कृति बहुत सारे प्रतिमानों से मिलकर बनती है। बहुत सारे प्रतिमान बहुत सारे संकुलों से मिलकर बनते हैं, और संकुल बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनते हैं। तो कोई भी संस्कृति प्रतिमानों का प्रतिरूप होती है। संस्कृति जो है वो प्रतिमानों से बनती है। यह उदाहरण रुथ बेनेडिक्ट नाम के समाजशास्त्री ने दी थी।
उनकी एक बुक है पैटर्न्स ऑफ कल्चर, ये किताब भी पूछी जाती है कभी कभी। पैटर्न्स ऑफ कल्चर किसकी किताब है? रुथ बेनेडिक्ट की किताब है पैटर्न्स ऑफ कल्चर। उसमें उन्होंने 3 जनजातियों का अध्ययन किया और उन्होंने कहा या बताया कौन कौन सी 3 जनजातियां थी। उत्तरी अमेरिका की जूनी जनजाति, पश्चिम कनाडा की क्यूटिल जनजाति और मेलेशिया या मेलिनेशिया की ड्यूबन जनजाति। इन 3 जनजातियों का अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि कोई भी संस्कृति के जो व्यक्ति होते हैं उनके व्यक्तित्व पर उस संस्कृति का पूरा प्रभाव होता है। किसी भी व्यक्ति पर एक संस्कृति एक व्यक्तित्व, ऐसी अवधारणा इन्होंने दी। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक संस्कृति एक व्यक्ति की व्यक्तित्व की अवधारणा किसने दी थी, तो रुथ बेनेडिक्ट ने दी थी। बहुत सरल शब्दों में ये कहते हैं कि कोई भी संस्कृति में जो मनुष्य जन्मा है उसका व्यक्तित्व उस संस्कृति के मूल्यों के हिसाब से बनता है, अर्थात उसका व्यक्तित्व जो है उस संस्कृति का प्रतिरूप होता है, उसी के हिसाब से वो काम करता है। फिर इन्होंने 2 शब्द उपयोग किए, अपोलोनियन और डायनोसियन। ये कहा कि भैया इस प्रकार 2 प्रकार के उदाहरण देखने को मिले। यह शांति प्रिय, सहयोगात्मक और सामूहिकता प्रधान जनजाति होती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांति प्रिय होते हैं, उनको उन्होंने अपोलोनियन कहा, और कुछ लोग जो झगड़ालू और द्वेष प्रवृत्ति के होते हैं उनको उन्होंने क्या कहा, डायनोसियन कहा। तो इस प्रकार की कोई भी संस्कृति में जो व्यक्ति पलता है, बड़ा होता है, उस पर उसकी संस्कृति का या संस्कृति ही व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ऐसी अवधारणा रुथ बेनेडिक्ट ने दी। और आगे बढ़ते हैं। आगे एक शब्द है सांस्कृतिक विशिष्टता। यह अवधारणा राल्फ लिफ्टन की है। क्या है ये क्या होता है सांस्कृतिक विशिष्टता? देखो, हर एक संस्कृति में कुछ विशेष चीजें होती हैं। जैसे हिंदुओं में मांग भरना, सिंदूर लगाना या मंगलसूत्र बांधना, ऐसे ही मुस्लिम महिलाओं में बुर्का पहनना, ऐसे ही मुस्लिमों में टोपी पहनना या नमाज पढ़ना। ऐसी ये जो चीजें हैं ये संस्कृति की विशेष है, किसी एक संस्कृति में विशेष होती है। कुछ सांस्कृतिक तत्व ऐसे होते हैं जो एक समूह विशेष तक सीमित होते हैं या उस संस्कृति तक विशेष रूप से सीमित होते हैं, वो किसी और जगह नहीं पाए जाएंगे, न किसी और लोगों में, न किसी और समूह में, न किसी और संस्कृति में। तो ऐसी जो विशिष्ट चीजें होती हैं, ये जो विशिष्ट चीजें होती हैं, इन्हें ही हम सांस्कृतिक विशिष्टताएं कहते हैं। किसी संस्कृति की विशेष चीजें सांस्कृतिक विशिष्टता कहलाएगी। जैसे सिंदूर, यह हिंदू धर्म में की मात्र महिलाओं में प्रचलित एक विशेष परंपरा है। अब ये हिंदू धर्म में पुरुषों में भी नहीं है। देखो, संस्कृति तो पूरे भारत की एक होगी, पूरे भारत में केवल हिंदू महिलाओं द्वारा की जाने वाली एक विशेष चीज को हम सांस्कृतिक विशिष्टता कहते हैं, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र। देखो, कोई भी संस्कृति किसी एक विशेष क्षेत्र में पनपती है और उस क्षेत्र के साथ वो जुड़ जाती है। इस अवधारणा को क्लार्क विस्लर ने दिया था। किसने दिया था? क्लार्क विस्लर ने दिया था। ये कहते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र से की सीमाओं के अंदर कोई संस्कृति बड़ी होती है, पनपती है, विकसित होती है। क्योंकि संस्कृति के विकास में पर्यावरण का भी प्रभाव होता है। पर्यावरण एक दूसरे क्षेत्र जो है वो बदलते रहते हैं, इसलिए संस्कृति जो उस एक क्षेत्र विशेष से जुड़ जाती है। संस्कृति का किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ होना ही सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी संस्कृति, जैसे बंगाल में बंगाली संस्कृति, अमेरिका में अमेरिकी संस्कृति, भारत में भारतीय संस्कृति, मालवा में मालवी संस्कृति। ऐसे क्षेत्र के साथ उस संस्कृति का जुड़ा हुआ होना ही उस संस्कृति के क्षेत्र को दर्शाता है, जो सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक प्रसार, ये क्या होता है? देखो, हमें ये तो पता है कि संस्कृति छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनती है। अब जैसे हिंदू धर्म में तत्व था कि हाथ जोड़कर किसी को भी प्रणाम करना, लेकिन अमेरिका में हाथ मिलाकर के किसी का भी संबोधन करने का व्यवस्था था। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ, तो अमेरिकी संस्कृति का ये एक जो छोटा सा तत्व है हाथ मिलाना, ये अमेरिका से उठकर भारत तक फैल जाता है। भारत में भी अब हाथ मिलाने की परंपरा आ जाती है। तो किसी एक संस्कृति के किसी एक छोटे से तत्व का दूसरी संस्कृति में या दूसरे संस्कृति के किसी हिस्से में मिल जाना सांस्कृतिक प्रसार कहलाता है।
यह अवधारणा क्लार्क विस्लर और गेबनर ने दी थी। प्रसार का अर्थ होता है फैलना, अर्थात निश्चित रूप से किसी सांस्कृतिक तत्व की खोज या आविष्कार किसी एक स्थान पर होती है, धीरे धीरे वह समय के साथ अन्य संस्कृतियों में भी अपना लिया जाता है। किसी एक संस्कृति के किसी एक तत्व को अन्य संस्कृतियों द्वारा अपना लिया जाना सांस्कृतिक प्रसार कहलाता है। अब मैं भारतीय उदाहरण देता हूं। देखो, भारत में शून्य की खोज हुई, और शून्य की खोज तो भारत में हुई, वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे पूरे विश्व ने उसे अपना लिया। जैसे योग की बात करें, योगा जिसे आज हम योगा कहते हैं, योगा मूलतः भारत की पहचान था या भारत में होता था, लेकिन अब योगा पूरे विश्व में होने लगा। तो विश्व के द्वारा योगा को अपना लेना या योग को अपना लेना हमारी संस्कृति का प्रसार है, या हमारी संस्कृति के एक तत्व योग का प्रसार है। इसे ही सांस्कृतिक प्रसार कहते हैं, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार, यह अलग है। देखो, सांस्कृतिक प्रसार तो होता है अपने आप किसी तत्व का एक संस्कृति से निकलकर दूसरी संस्कृति में फैल जाना। जब हम किसी एक तत्व को जानबूझकर एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में फैलाएं तो वो होता है प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार। प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार में हमें फोर्स लगाना पड़ता है, हमें बल लगाना पड़ता है, हम इच्छा के साथ उस तत्व को फैलाते हैं। ये अवधारणा कोबर की है। यह सांस्कृतिक प्रसार से थोड़ा भिन्न है। सांस्कृतिक प्रसार स्वाभाविक होता है, परंतु प्रेरक प्रसार मुख्यतः ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आता है तथा उसका कोई सांस्कृतिक तत्व उसे बहुत प्रभावित करता है, तो वह उसे ला करके अपनी संस्कृति में शामिल कर लेता है। जैसे कोई जनजाति का व्यक्तित्व अगर हमारे इंदौर शहर में आ जाए और इंदौर शहर में वो देखे टीवी, पहली बार उसने जीवन में टीवी देखी हो, और वो टीवी यहां से खरीदकर अपनी जनजाति में ले जाए। जैसे मान लीजिए कि बेगा चक के जो बेगा है, या बेगा चक के जो बेगा या भारिया जनजाति जो पातालकोट में पाई जाती है, पातालकोट के भारिया अगर इंदौर आ जाए और वो पहली बार टेलीविजन देखे या मोबाइल देखे और यहां से वो एक मोबाइल खरीद कर ले जाए, तो यहां से जो वो मोबाइल ले जा रहा है खरीद करके, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संस्कृति का प्रेरक प्रसार। क्या कहते हैं? प्रेरक प्रसार। याद रखिएगा। सांस्कृतिक विकल्प, सांस्कृतिक विकल्प क्या होता है? राल्फ लिंटन की अवधारणा है सांस्कृतिक विकल्प। किसी भी संस्कृति में व्यक्ति को व्यवहार करने के एक से अधिक विकल्प दिए जाते हैं। हर संस्कृति अपने लोगों को, अपने नागरिकों को एक से अधिक विकल्प देती है। जैसे हमारे यहाँ युवा को अनेक विकल्प दिए जाते हैं कि या तो वो अपनी मर्जी से शादी कर ले, या शादी ही ना करे, या ब्रह्मचर्य धारण कर ले, ऐसे विकल्प हैं। जैसे इसको और उदाहरण गहराई में ले चलते हैं। मान लीजिए कोई शादी है, तो अब आप किसी लड़के के पास ऑप्शन होते कि या तो वो जींस टी शर्ट पहन ले, या वो कुर्ता पजामा पहन ले, या वो सिंपल ड्रेस पहन ले, या वो सूट बूट पहन ले। चारों ऑप्शन उसके पास उपलब्ध है। ऐसे ही कोई लड़की है, उसको तैयार होना है तो या तो वो सलवार सूट पहन ले, या लहंगा चुन्नी पहन ले, या साड़ी पहन ले। लेकिन उसके पास एक ऑप्शन विकल्प उपलब्ध नहीं है कि वो फटी हुई जींस पहन करके शादी में चले जाए। ऐसे ऑप्शन हमारी संस्कृति नहीं देती है। तो संस्कृति जो जो विकल्प किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराती है उन्हें हम सांस्कृतिक विकल्प कहते हैं। किसी भी संस्कृति में व्यक्ति के व्यवहार के लिए एक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराए जाते हैं। व्यक्ति स्वतंत्र है कि उन विकल्पों में से किसी एक का चयन कर ले। संस्कृति द्वारा उपलब्ध कराए गए विकल्पों को ही सांस्कृतिक विकल्प कहा जाता है। याद रखिए। जैसे भारत में विवाह समारोह में शामिल होने के लिए किसी महिला के लिए यह उपलब्ध है कि वह साड़ी पहने, सूट पहने, लहंगा पहने, या उसकी जो इच्छा है उसके जैसा कोई उचित व्यवहार जो उसकी संस्कृति अलाउ करती है उनमें से कोई एक विकल्प को पहन ले। ऐसा उस संस्कृति के द्वारा जो दिए जा रहे हैं विकल्प, उन्हीं को सांस्कृतिक विकल्प के रूप में जानेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक सार्वभौम, ये एक शब्द है, सांस्कृतिक यूनिवर्सल। ये क्या होता है? ये भी राल्फ लिंटन की अवधारणा है। कुछ सांस्कृतिक तत्व ऐसे होते हैं जो इस दुनिया की हर संस्कृति में पाए जाते हैं। जैसे अगर भारत की संस्कृति का कोई ऐसा तत्व जो अमेरिका की संस्कृति में भी पाया जाए, यूरोप की संस्कृति में भी पाया जाए, दक्षिण अमेरिका में भी पाया जाए, पाकिस्तान में भी पाया जाए, इटली में भी पाया जाए, तो ऐसा तत्व जो कि पूरी दुनिया में कॉमन है, उन तत्वों को हम कहते हैं सांस्कृतिक सार्वभौम। क्या कहते हैं? सांस्कृतिक सार्वभौम। जैसे उदाहरण अगर हम देखें तो इस दुनिया में हर जगह यह कहा जाता है कि हिंसा मत करो। हर संस्कृति इस बात का सपोर्ट करती है कि हिंसा नहीं करनी है।
हर संस्कृति इस बात का सपोर्ट करती है कि ईमानदार रहना है या ईमानदारी से जीवन जीना बिताना है। तो ये ईमानदारी क्या हो गई? ईमानदारी हुई सांस्कृतिक सार्वभौम। ऐसी कोई सांस्कृतिक तत्व जो विश्व की सभी संस्कृतियों में पाया जाता है। हो सकता है कोई एक आधा अपवाद हो, जैसे सोमालिया की संस्कृति में ईमानदारी से जीवन जीना नहीं पाया जाता है, तो ये एक संस्कृति में अपवाद है, लेकिन 200 संस्कृति में तो पाया जाता है। तो क्योंकि ज्यादा 200 में पाया जाता है, निग्लिजिबल मानो सोमालिया को, इसलिए ईमानदारी को सांस्कृतिक सार्वभौम या सांस्कृतिक क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सांस्कृतिक परम तत्व ये क्या होता है? ये भी राल्फ लिंटन की अवधारणा है। कुछ सांस्कृतिक ऐसे होते हैं जो समाज के सभी सदस्यों के व्यवहार के रूप में निश्चित पाए जाते हैं। इन इन तत्वों को सांस्कृतिक परम तत्व कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, हर एक संस्कृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उसी संस्कृति के लोगों द्वारा व्यवहार में जरूर दिखाए जाते हैं। उन तत्वों को दिखाना ही उन संस्कृति की मूल पहचान होती है। ऐसे तत्व जो किसी संस्कृति में पाए जाए और व्यवहार में व्यक्ति उनको बार बार दिखाता है, उनको सांस्कृतिक परम तत्व कहा जाता है। उदाहरण हम देख लेते हैं। यह सांस्कृतिक सार्वभौम से अलग होते हैं। सांस्कृतिक सार्वभौम क्या हुआ? जो विश्व की सब संस्कृतियों में पाया जाएगा। जबकि सांस्कृतिक परम तत्व क्या हुआ? जो किसी एक विशेष संस्कृति में पाया जाएगा और उसी संस्कृति के दो लोगों द्वारा दिखाया जाएगा। उदाहरण जैसे हिंदू विवाह में महिलाओं का सिंदूर लगाना, ये महिला अपने आप में सिंदूर को दर्शाना चाहती है कि ये दर्शाया जाता है कि वो विवाहित है। ये दिखाने जो परंपरा है, इसे ही परम तत्व कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे सिखों में पगड़ी पहनना, कच्छ केश कंघा कटार को ग्रहण करना या धारण करना, ये यहाँ की मूल संस्कृति का तत्व होगा, तो इसे हम कहेंगे सांस्कृतिक परम तत्व। और आगे बढ़ते हैं, सांस्कृतिक समाकृति क्या होती है? सांस्कृतिक समाकृति या कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या होता है? ये भी रुथ बेनेडिक्ट की ही अवधारणा है। परम सांस्कृतिक प्रतिमान मानती है, इनको इन्होंने एक शब्द से डिनोट किया, परम सांस्कृतिक प्रतिमान। किसी भी संस्कृति के भीतर कोई उप संस्कृति या प्रतिमान होते हैं, या किसी भी संस्कृति में बहुत सारे प्रतिमान हो सकते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति में अनेक प्रतिमान हैं। जैसे हम विचारधारा रखते हैं कि अहिंसा का पालन करना, ये एक प्रतिमान हो गया। हम विचारधारा रखते हैं कि गायत्री की पूजा करना या भगवान की पूजा करना, यज्ञ हवन आदि करना, ये हमारे प्रतिमान है। भारतीय संस्कृति को ले, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत कई उप संस्कृतियां पाई जाती हैं, जैसे पंजाबी, बंगाली, द्रविड़, मुसलमान, ईसाई, जनजाति, अमीर, गरीब, बहुत सारी संस्कृतियां। यदि यहां सभी मिलकर किसी एकीकृत प्रतिमान का निर्माण करते हैं तो उसे सांस्कृतिक समाकृति कहते हैं। ये समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, समझे। देखो, ये भारतीय संस्कृति है, इसमें बहुत सारे प्रतिमान हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी संस्कृतियां हैं, जैसे मालवा संस्कृति, जैसे निमाड़ संस्कृति, जैसे मराठी संस्कृति, जैसे बंगाली संस्कृति। तो अगर कोई ऐसा तत्व है जो इस एक बड़ी संस्कृति के अंतर्गत इन सभी संस्कृतियों में एक रूपता को दर्शाता है, जैसे हमारे देश में विविधता में एकता, क्या विविधता में एकता, ये वाला भाव सब में पाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ भाईचारे की भावना इन सब में पाई जाएगी, जैसे हमारे यहाँ विश्व बंधुत्व का विचार हर एक व्यक्ति में पाया जाएगा। तो विश्व बंधुत्व का ये जो विचार है, ये क्या है? सांस्कृतिक समाकृति है। अर्थात किसी एक संस्कृति की उप संस्कृति में पाए जाने वाला कोई ऐसा तत्व जो उस सभी उप संस्कृतियों में समान रूप से पाया जाए, वो सांस्कृतिक समाकृति कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, सांस्कृतिक प्राधान्यता, सांस्कृतिक हेगोमनी, ये क्या होता है? ये ग्राम्स्की की अवधारणा है। ग्राम्स्की कहते हैं कि सभी समाजों में, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रभुन्यता या प्राधान्यता, ये शब्द क्या होता है? प्राधान्यता। देखो, हर एक संस्कृति में अमीर और गरीब लोग पाए जाते होंगे। जैसे भारतीय संस्कृति में अमीर और गरीब पैसे से ना होकर धर्म से होते हैं। जैसे ब्राह्मण उच्च कुल के पाए जाते हैं, प्रधान माने जाते हैं। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे उस समाज को बांटा गया। जैसे भारतीय समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में
बांटा गया, तो यहां जो ब्राह्मण है इन्हें प्रभुत्व वर्ग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रभुत्व वर्ग। तो जो प्रभुत्व वर्ग होता है वो हमेशा संस्कृति में छोटी छोटी चीजों का निर्माण करने वाला तत्व माना जाता है, और यह माना जाता है कि प्रभुत्व वर्ग ही संस्कृति को दिशा देता है, प्रभुत्व वर्ग ही संस्कृति को दिशा दिखाता है। तो ऐसे जो वर्ग होता है उसे सांस्कृतिक प्राधान्य कहते हैं। इनके अनुसार सुन लीजिए, सभी समाज में प्रभु वर्ग मतलब जो सबसे पावरफुल है, समूह संस्कृति में भाव या प्रभुत्व रखता है, वह अपने विचारों से अपने समूह पर शासन करता है, और यह पूरा जो समूह है उन विचारों को, उन बातों को स्वीकार करता है। तो ऐसा जो, जैसे भारतीय संस्कृति में ब्राह्मणों, अमेरिकी संस्कृति में श्वेत, वहां पे श्वेत और काले का पाया जाता है लफड़ा, तो यहाँ जो श्वेत वर्ग है वो पूरी संस्कृति की दिशा निर्धारित करता है। तो किसी संस्कृति की दिशा निर्धारित करने वाला वर्ग ही प्राधान्य कहलाता है। सांस्कृतिक प्राधान्य याद हो गया होगा आपको। अगले शब्द पे चलते हैं, सांस्कृतिक पुनर्भावेशीकरण। ये क्या होता है? संस्कृति का रिविटलाइजेशन। ये क्या हो गया? देखो, जब कोई भी संस्कृति खत्म होने वाली होती है, ऐसा लग रहा है कि संस्कृति पूरी खत्म होने वाली है, और उसमें से छोटे छोटे तत्वों का फिर से विकास होने लगे, या उनको फिर से जीवित कर दिया जाए, उनको पुनर्जीवित कर लिया जाए, तो उन्हें पुनर्जीवन प्रदान करने वाली जो चीजें, या पुनर्जीवन जिन जिन तत्वों को मिलता जाता है उन तत्वों को पुनर्भवेशीकरण कहते हैं। जब कोई संस्कृति, पतनोन्मुख संस्कृति, अपने पुराने सांस्कृतिक प्रतीक चिन्हों या वातावरण या चुनौतियों के साथ पुनर्भेषितकरण या व्याख्या करने लग जाती है और फिर से उनको नया गौरव मिलने लग जाता है, तो उन तत्वों को हम कहते हैं सांस्कृतिक पुनर्भवेशीकरण। जैसे अब वेदों की ओर लौटो, आर्य समाज अब समाप्त होने जैसी संस्कृति बन गई। आर्य समाज अब भारत में बहुत ज्यादा विकास या बहुत ज्यादा क्षेत्र पर नहीं पाई जाती, लेकिन अगर वेदों की ओर लौटो ये विचार फिर से आ जाए और फिर से लोग आर्य समाज के सदस्य बनने लग जाएं, तो अब इसे हम, इस अवधारणा को हम कहेंगे सार्वभौमिक पुनर्भावेशीकरण। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। ये क्या होता है? ये पियरे बोर्डियो की एक अवधारणा है। वो कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान, मानदंड आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, देखो आपके दादाजी से आप तक, या आपके पिताजी तक और आपके पिताजी से आप तक जब कोई तत्व पहुंचता है, या जब कोई सांस्कृतिक मूल्य या प्रतिमान या कोई विचार पहुंचता है, तो इस पहुंचने से वो संस्कृति हमेशा निरंतर बनी रहती है। इस निरंतरता को बनाए रखने की जो अवधारणा है उसे ही सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहते हैं। मतलब हमारे दादाजी से उस विचार का हमारे पापा द्वारा ग्रहण कर लेना, या हमारे पापा के विचारों को हमारे द्वारा ग्रहण कर लेना ही सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, सांस्कृतिक समानांतर क्या कहलाता है? कल्चरल पैरेलल। ये क्लार्क विस्लर ने दिया था कॉन्सेप्ट। ये कहते हैं कि प्रत्येक संस्कृति का अपना कोई भौगोलिक क्षेत्र होता है या अपनी कोई सीमा होती है, ऐसे दूसरी संस्कृति को भी कोई सीमा होती होगी। जैसे अब हम देखें कि ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, अब ध्यान से देखना, ये मध्य प्रदेश का ये जो उत्तर वाला क्षेत्र है जिसे हम ग्वालियर बेल्ट कहते हैं, यहां से यूपी चालू हो जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, जो आधा, जो कि यूपी के संस्कृति में भी टच में है और मध्य प्रदेश की संस्कृति के भी टच में है, तो वहां जो बावंट्री के लोग होंगे, ये वाले क्षेत्र के जो लोग होंगे, उनमें यूपी की संस्कृति भी पाई जाती होगी और मध्य प्रदेश की भी संस्कृति पाई जाती होगी। अगर ऐसे ही उदाहरण देखें तो यहाँ महाराष्ट्र है, तो यहाँ जो कॉर्नर वाले जो संक्रमण क्षेत्र है, जो अंतरिम जिले हैं, जो बावंट्री के जिले हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उन लोगों में मध्य प्रदेश की संस्कृति भी पाई जाती होगी और महाराष्ट्र की भी संस्कृति पाई जाती होगी। ऐसे यहाँ पर आप नीमच मंदसौर में देखें तो राजस्थानी संस्कृति भी दिखेगी और मालवा संस्कृति भी दिखेगी। तो ये जब किसी एक क्षेत्र में दोनों संस्कृति पाई जाती है तो उसे कहते हैं सांस्कृतिक समानांतर। अर्थात कुछ विशेष क्षेत्र में दो संस्कृतियों का एक साथ मान्य हो जाना या चलना या दिखाई देना सांस्कृतिक समानांतर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, सांस्कृतिक झटका। ये क्या होता है? जब कोई व्यक्ति एक संस्कृति को मानने वाला होता है और वो किसी कारणवश दूसरी संस्कृति में चले जाता है
और वहां वो अपनी संस्कृति में जो मूल्य मानक प्रतिमान है उनसे उल्टी कुछ चीजें देखता है, विपरीत चीजें देखता है, तो उसे कहते हैं सांस्कृतिक झटका। जैसे 1915 में गांधी जी जो है वो भारत आए, लेकिन उससे पहले गांधी जी 1892 में कहां चले गए थे? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में सब लोग मांस खाते थे, तो इन्होंने यहाँ भारत में कभी ऐसा देखा नहीं था। ये जब वहां उल्टी चीजें देखे, ऐसी चीजें देखे, तो उनको सांस्कृतिक झटका लगा। इनको क्या कहते हैं? सांस्कृतिक झटका। ये एल्विन टॉफलर की एक विशेष अवधारणा है, जिन्होंने इसे फ्यूचर शॉक के नाम से अपनी एक किताब में लिखा। वो कहते हैं कि जब कोई स्वयं की किसी एक संस्कृति समूह के बीच जब कोई स्वयं को ऐसी सांस्कृतिक समूह के बीच पाता है जिसके मूल्य, प्रतिमान, व्यवहार आदि उस व्यक्ति के विचारों व्यवहारों से बिल्कुल विपरीत हो, तो ऐसी स्थिति को हम सांस्कृतिक झटका कहते हैं। जैसे अगर भारत में, जैसे अमेरिका में नग्नता या लिव इन रिलेशनशिप बहुत कॉमन बात है, मध्य प्रदेश में ऐसी चीजें दिखाई देने लगे, गांव में ऐसी चीज दिखाई देने लगे, तो उसे हम सांस्कृतिक झटका कहते हैं, याद रखिएगा। सांस्कृतिक निर्धारणवाद, ये क्या होता है? सांस्कृतिक निर्धारणवाद एक क्लार्क विस्लर की विशेष अवधारणा है। सांस्कृतिक निर्धारणवादियों का एक समूह है। समाज में देखो, कोई भी समाज संस्कृति का निर्माण करती है और फिर समाज ही संस्कृति को और संस्कृति ही समाज को बनाती है। दो चीजें हैं। कोई भी समाज पहले संस्कृति को बनाता है और फिर वह संस्कृति उस समाज को चलाती है। तो किसी भी समाज द्वारा किसी संस्कृति को बनाना और समाज द्वारा उस संस्कृति को चलाने की ये जो अवधारणा है, इसे ही हम कहते हैं सांस्कृतिक निर्धारणवाद। अर्थात समाज के सभी पक्ष संस्कृति द्वारा निर्धारित होते हैं तथा संस्कृति के ही उत्पाद होते हैं। संस्कृति में परिवर्तन से समाज बदलता है और संस्कृति समाज पर निर्भर करती है। समाज का केंद्र बिंदु समाज की संस्कृति होती है। तो सांस्कृतिक निर्धारणवादी उन लोगों को कहते हैं जो समाज के संचालन के लिए जिम्मेदार संस्कृति को मानते हैं। संस्कृति ही समाज को चलाती है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं या इस अवधारणा को कहते हैं सांस्कृतिक निर्धारणवाद। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक बहुलवाद क्या होता है? सांस्कृतिक बहुलवाद भी एक अवधारणा है। प्लूरलिज्म क्या होता है? प्लूरलिज्म होता है, इससे तात्पर्य ऐसी समाज से जहां एक से अधिक सांस्कृतिक समूह पाए जाते हैं। अब देखो, भारत जो है वो सांस्कृतिक बहुलवाद का उदाहरण है। जब एक ही बड़े समाज में, जैसे भारतीय समाज में, आपको हिंदू संस्कृति भी मिलेगी, में आपको मुस्लिम संस्कृति भी मिलेगी, में आपको मालवा संस्कृति भी मिलेगी, इसमें आपको निमाड़ संस्कृति भी मिलेगी, ईसाई संस्कृति भी मिलेगी। तो जब किसी एक ही समाज में अनेक प्रकार की संस्कृतियां प्रचलन में होती हैं और अनेक संस्कृतियों से वह समाज बना होता है, तो उसे कहते हैं सांस्कृतिक बहुलवाद। ये याद रखिएगा। सांस्कृतिक बहुलवाद का अर्थ होता है ऐसे समाज से, किसी ऐसे समाज से जहां एक से अधिक सांस्कृतिक समूह समान सह अस्तित्व की भावना से रहते हैं। इसमें एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर थोपी नहीं जाती, जबकि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती है। इस संस्कृति को हम कहते हैं सांस्कृतिक बहुलवाद। और आगे बढ़ते हैं। नृजातीय केंद्रवाद, ये बहुत बड़ी खतरनाक सी एक समस्या है और ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है इथनोसेंट्रिज्म। देखो, इथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? इस दुनिया की सारी संस्कृतियां अपने आप में पूर्ण हैं, अपने आप में अच्छी हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन जब हम अपनी संस्कृति की तुलना दूसरी संस्कृति से करें और दूसरे की संस्कृति को नीचा दिखाएं और अपनी संस्कृति को ऊंचा माने, जैसे हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति, अपने आप में दोनों पूर्ण संस्कृतियां हैं। हिंदुओं की विचारधारा है अहिंसा, मुस्लिमों की विचारधारा है बलि चढ़ाना। तो जब ये मुस्लिम बलि चढ़ाने की विचारधारा से हिंदू की विचारधारा को सोचें और कहें कि कितनी बुरी संस्कृति है हिंदुओं की, और हिंदू जब ऐसा सोचे कि कितनी बुरी संस्कृति है मुसलमानों की, तो अपनी संस्कृति को केंद्र में रखकर बाकी संस्कृतियों को अच्छा या बुरा कहना नृजातीय संस्कृतिवाद या नृजातीय केंद्रवाद कहलाता है। समनर ने एक विशेष अवधारणा दी और कहा कि आज के समाज में जो युद्ध हो रहे हैं, जो द्वंद्व हो रहा है, उसका एकमात्र कारण नृजातीय केंद्रवाद है। उनकी एक किताब है फोकवेज, इसमें उन्होंने नृजातीय केंद्रवाद कहा।
यह वह भावना है जिसमें व्यक्ति किसी एक संस्कृति को अपने सांस्कृतिक मापदंडों पर परखता है, अर्थात सरल शब्दों में अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ और अन्य की संस्कृति को खराब बताता है, तो उसे सांस्कृतिक नृ जातिवाद या नृ जाति केंद्रवाद कहा जाता है। याद रखिएगा। ऐसी अगली अवधारणा है परजाति केंद्रवाद। हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों में परजाति केंद्रवाद की अवधारणा पाई जाती है। जैसे क्या होता है परजाति केंद्रवाद? जब हम दो संस्कृतियों की तुलना करते हैं, जैसे एक होती है भारत की संस्कृति और एक होती है यूरोप की संस्कृति, तो हमें लगता है कि यार यूरोप की संस्कृति तो बहुत अच्छी संस्कृति है। तो जब हम अपनी संस्कृति को बुरा या कमजोर कहते हैं और दूसरे की संस्कृति की तारीफ करते हैं या दूसरे की संस्कृति को श्रेष्ठ और अपनी संस्कृति को गिरा हुआ तुच्चा सा छोटा मानते हैं, तो उसे कहते हैं परजाति केंद्रवाद। ये दो अवधारणाएं हैं, एक होती है नृ जाति केंद्रवाद, एक होती है परजाति केंद्रवाद। क्या है ये? नृ जाति केंद्रवाद में अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, दूसरों की बुराई करना होता है। परजाति केंद्रवाद में दूसरों की संस्कृति को श्रेष्ठ मानना और खुद की संस्कृति को बुराई करना माना जाता है। जैसे हिंदुस्तान में आपको कुछ लोग दिखेंगे, अरे अंग्रेजी नहीं आती तो उसको तो कुछ नहीं आता, ऐसा मानते हैं। मतलब दूसरे की संस्कृति के एक विचार को अपने में पोषण दे रहे हैं, वो है परजाति केंद्रवाद की अवधारणा वाले, जेनोसेंट्रिज्म वाले लोग। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, ये क्या होता है? जब कोई किसी संस्कृति को उसी संस्कृति के मापदंडों आदर्शों को से देखने का प्रयास किया जाता है, तो उसे सांस्कृतिक सापेक्षतावाद कहते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए। पहला होता है सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। दूसरा होता है नृ जाति केंद्रवाद। तीसरा होता है परजाति केंद्रवाद। देखो, जब हम किसी संस्कृति के मूल्यों, मानकों को उसी संस्कृति में रह करके उसको अच्छा या बुरा ना कहें, मतलब उस संस्कृति को उसी रूप में ग्रहण करें जैसा वो है, अच्छा या बुरा का भाव ना आए, तो उसे कहते हैं सांस्कृतिक सापेक्षवाद। जब हम अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ और दूसरों की संस्कृति को खराब बताएं, वो कहते हैं नृ जाति केंद्रवाद। और जब हम अपनी को बुरा और दूसरों की, अपना जो है वो तो बुरा हो गया और दूसरे का जो है वो अच्छा हो गया, दूसरे की संस्कृति की चीजें अच्छी हो गई, तो उसे कहते हैं परजाति केंद्रवाद। ये दोनों पॉइंट एक साथ याद, तीनों पॉइंट एक साथ याद रखना है, तीनों ही महत्वपूर्ण उदाहरणाएं हैं, तो ये याद रखिएगा। सापेक्षतावाद क्या होता है? किसी संस्कृति का उसी के मूल्यों मानकों के साथ उनको देखना या उनकी तुलना करना। सभी संस्कृतियां अपने पर्यावरण तथा भौगोलिक भिन्नताओं के कारण एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, लेकिन उनमें अपने आप में पूर्णता पाई जाती है। जैसे मुसलमान रोजा रखते हैं, तो मुसलमानों की संस्कृति रोजा रखने वाली है, हिंदुओं की संस्कृति उपवास रखने वाली है, लेकिन हम किसी की बुराई ना करें, उसको वैसा ही स्वीकार कर लें, वो कहलाता है सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। आगे बढ़ते हैं। अहमवाद। अहमवाद क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म। अहमवाद वह भावना है, क्या है ये अहमवाद? अहमवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ, काबिल, बुद्धिमान, चतुर, चालाक समझता है और अन्य व्यक्तियों को हीन, छोटा, टुच्चा, तुच्छ समझता है। तो ऐसी अवधारणा को हम कहते हैं अहमवाद। इसमें कोई नहीं, जैसे मैं अकेला ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं अकेला ही विशेष हूं, मैं अकेला ही बुद्धिमान हूं, ऐसी भावनाओं को व्यक्ति धारण करके बाकी सब चीजों को देखता है, तो उसे कहते हैं अहमवाद। और आगे बढ़ते हैं। स्वकाल केंद्रवाद। ये क्या होता है? ये बियर स्ट्रीट की एक विशेष अवधारणा है। खैर संस्कृति से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 लाइन में बता देता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जिसे वह अपने जीवन का स्वर्ण काल या अच्छा समय कहता है, मानता है, चाहे वहां बचपन का हो, युवावस्था का हो। अतः टेम्पोरोसेंट्रिज्म ये एक शब्द है, वह भावना है। ये टेम्पोरसिज्म या स्वकाल केंद्रवाद क्या होता है? टेम्पोस्वरिज्म कहा जाता है इसे, जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन के किसी समय विशेष को आदर्श मान करके बाकी समय को कोसता रहता है। जैसे
आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय आएगा जब आपको बहुत अच्छा फील होगा, या बहुत अच्छा आप पैसे वाले होंगे, आपको कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको सफलताएं मिलती रहेंगी। बाकी का समय ऐसा हो सकता है जब आपके जीवन में आपको सफलताएं ना मिले, तो आप उस समय की तुलना अपने ही जीवन के दूसरे समय से जब करते हैं तो उसे कहते हैं स्वकाल केंद्रवाद, अर्थात अपने ही किसी एक विशेष समय को सराहना और दूसरे समय को बुरा कहना स्वकाल केंद्रवाद कहलाता है। पर सांस्कृतिक जुनून बहुत अच्छा शब्द है, जेनोमेनिया। जेनोमेनिया या पर सांस्कृतिक जुनून क्या है? यहां पर संस्कृति के प्रति दीवानापन दिखाया जाता है। देखो, जब भारत में आपने देखा होगा आतंकवाद जो है वो इसी का एक नजारा है। ये जुनून जो है या जेनोमेनिया जो है वो आतंकवाद के रूप में, आतंकवाद के रूप में आपको दिखाई देता है जब कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति को बहुत अच्छा मानने लग जाए, केवल और अपनी ही संस्कृति का गुणगान करे, तो वैसी स्थिति पैदा होती है दीवानापन की, सांस्कृतिक दीवानापन। जब कोई व्यक्ति पर संस्कृति के प्रति एक सीमा से अधिक प्यार या उन्मुखता दिखाने लगता है तो उसे जेनोमेनिया कहते हैं। ध्यान से सुनना, ये अवधारणा गलत मत समझ लेना। आतंकवाद का उदाहरण मैं जरूर देख रहा हूं, बोला मैंने, लेकिन ये है क्या ये समझो। भारत के कुछ लोग आपको यूरोप में किसी एक संस्कृति की इतनी तारीफ करते हुए दिखाई देंगे, या अमेरिका की किसी संस्कृति या किसी बात की तारीफ करते हुए इतने दिखाई देंगे कि वे अपनी संस्कृति को सुनने तक भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति जब कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरे की संस्कृति के प्रति इतना दीवाना हो जाए कि वह अपनी संस्कृति की अच्छी चीजों को भी बुरा कहने लगे, तो इसे कहते हैं पर सांस्कृतिक जुनून। याद रखना, इसी का उल्टा स्वरूप आतंकवाद कहलाता है, जब हम अपनी संस्कृति को इतना अच्छा मानने लगे कि दूसरे की संस्कृति की सारी चीजें बुरी हो जाए तो हम उसे मारने काटने को तैयार हो जाते हैं, तब आतंकवाद जन्म ले लेता है। तो पर सांस्कृतिक जुनून या जेनोमेनिया क्या होता है? किसी दूसरी संस्कृति के प्रति इतना ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव कि हम अपनी संस्कृति को शून्य मान ले, भूल जाएं और उसी की तारीफ या उसकी बुरी चीजों को भी अच्छा कहें और अपनी अच्छी चीजों को भी बुरा कहने लगे, इसे कहते हैं पर सांस्कृतिक जुनून। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पर सांस्कृतिक भयग्रस्तता, जेनोफोबिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी वर्तमान में विकसित हुई एक अवधारणा है। यह वह भावना है जिसमें व्यक्ति सदैव इस आशंका से पीड़ित रहता है कि दूसरी संस्कृति के तत्व अगर उसकी संस्कृति में आ जाएंगे तो उसकी संस्कृति का पतन हो जाएगा, और वह अन्य संस्कृतियों के तत्वों को स्वीकार किए जाने का विरोध करता है। जैसे भारत में भारतीय संस्कृति में रूढ़िवादिता है, वो आपको इसका एक उदाहरण देखने को मिलेगी। ध्यान से सुनना। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने सती प्रथा का अंत करने का कानून बनाया। अब ये अच्छी चीज थी, भारत की एक बुराई को अंग्रेज समाप्त करना चाहते थे, लेकिन भारतीयों ने इसलिए विरोध किया कि ऐसा ना हो कि अंग्रेज धीरे धीरे हमारी चीजें समाप्त करके उनकी चीजें भारत में लागू कर दे, जो कि हुआ भी। इस कारण से भारतीयों में जो डर था उसे कहते हैं जेनोफोबिया। क्या कहते हैं? जेनोफोबिया। यह पर सांस्कृतिक भयग्रस्तता बहुत अच्छी अवधारणा है। किसी एक संस्कृति का इसलिए भयग्रस्त होना कि दूसरी संस्कृति के लोग अपनी संस्कृति में घुसेड़ देंगे उन तत्वों को, जिससे हमारी खुद की संस्कृति नष्ट हो जाएगी, इसे कहेंगे। उनके मन में जो डर होता है उसे कहते हैं जेनोफोबिया। जैसे भारतीय मुसलमानों में एक डर है कि हिंदू, भगवा या बीजेपी या ऐसी जो वर्तमान सरकारें हैं, ये हमारी संस्कृति को नष्ट करके इनकी संस्कृति को डर के रूप में डाल देंगी। ये कुछ कुछ लोगों में है, सब लोगों में नहीं है। जो भारत के इंटेलिजेंट मुसलमान है उसमें आपको स्पेशली ये दिखाई देने लगेगा कि वो विकास की बात करेगा, वो ये फालतू की चीजों में नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ विशेष जो लोग हैं उनमें आपको ये डर दिखाई देगा, उसे हम कहते हैं सांस्कृतिक भयवाद। क्या कहते हैं? सांस्कृतिक भयग्रस्तता। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक विलंबना, ये क्या होती है? आकबर ने और नीमकॉफ ने एक अवधारणा दी, सांस्कृतिक विलंबना। ये क्या होती है सांस्कृतिक विलंबना? याद रखना है। सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ थोड़ा समझ लो। देखो, संस्कृति के अंतर्गत दो तत्व होते हैं। क्या होते हैं? दो तत्व होते हैं। एक होते हैं भौतिक तत्व और एक होते हैं अभौतिक तत्व।
जब भौतिक तत्व जो होते हैं वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी अपना लिए जाते हैं और जल्दी जल्दी पीछे छूट जाते हैं। ये पीछे भी छूटते हैं और अपना भी लिए जाते हैं। लेकिन अभौतिक तत्व जो है वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं और धीरे धीरे आदमी उनको ग्रहण करता है और धीरे धीरे ही अपनाता है। तो जब किसी समूह विशेष में भौतिक चीजों में तो बदलाव आ चुका हो, लेकिन अभौतिक चीजों में बदलाव ना आए, अभौतिक चीजों में बदलाव ना आए, तो ऐसी अवस्था को कहते हैं सांस्कृतिक विलंबना। अब जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, इंदौर के आसपास का ग्रामीण क्षेत्र है। इंदौर के आसपास ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ की जमीनों के भाव बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस कारण से यहाँ के लोग करोड़पति हो गए। अब वो करोड़पति होने के बाद बड़ी बड़ी गाड़ियां, रेंज रोवर खरीद लेते हैं या बड़े बड़े जो है घर बना लेते हैं, लेकिन उनके घर में बड़ा सा एक महल जैसा घर है और उस महल में भी कोई भी व्यक्ति किसान के रूप में पशु को पाल रहा है। उसको चाहिए था कि पशु के लिए अलग घर बनाए, लेकिन वो उसी घर में पशु को पाल रहा है। तो उसके दिमाग में देखिए दो चीजें हैं, पैसे के आने के कारण उसकी भौतिक चीजें तो बदल गई, लेकिन उसकी मेंटलिटी नहीं बदली। इसको दूसरे तरीके से समझिए। इंदौर के आसपास के ये जो घर हैं, यहां पर आपको बहुत पैसे वाले लोग, गांवों में बहुत पैसे वाले लोग दिखेंगे, लेकिन उनकी जो महिलाएं हैं वो अभी भी इतना बड़ा पर्दा करते हुए दिखाई देंगी। उनकी महिलाएं आपको अभी भी कभी भी किसी जो आधुनिक वस्त्र है उनको धारण करते हुए नहीं दिखाई देंगी। आज भी वे पुरानी जो चीजें हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं, उनका पालन करते हैं। तो इसे कहते हैं सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना का क्या अर्थ होता है कि संस्कृति में दो प्रकार होते हैं, एक होती है भौतिक संस्कृति और एक होती है अभौतिक संस्कृति। जब हम भौतिक संस्कृति को तो अपना लेते हैं, लेकिन अभौतिक संस्कृति में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो उससे जो एक विशेष स्थिति उत्पन्न होती है उसे आगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना के नाम से जाना है या सांस्कृतिक विलंबना की उपाधि दी है। आगे बढ़ते हैं। पर संस्कृति ग्रहण, ये क्या होता है पर संस्कृति ग्रहण? पर संस्कृति ग्रहण का मतलब है दूसरे की संस्कृति को ग्रहण कर लेना। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक संस्कृतियां अपने तत्वों, संकुलों को आपस में आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे की संस्कृति को सीख लेती है। जैसे यहां से भारत है और यहां पाकिस्तान है। खैर हम पाकिस्तान की संस्कृति से कुछ नहीं सीखना चाहते। यहां श्रीलंका है। तो जब भारत की संस्कृति के कुछ तत्व श्रीलंका द्वारा अपना लिए जाएं और श्रीलंका की कुछ संस्कृति के तत्व भारत द्वारा अपना लिए जाएं, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, देखो संस्कृति पूरी तो अपना ही नहीं जा सकती, क्योंकि संस्कृति तो बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन संस्कृति के अंतर्गत होते हैं तत्व, संकुल और प्रतिमान। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि हमारी संस्कृति में हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम करने का कॉन्सेप्ट है। अगर ये श्रीलंका द्वारा अपना लिया जाए और श्रीलंका का कोई एक कॉन्सेप्ट हम अपना लें, तो इसे कहते हैं पर संस्कृति ग्रहण। क्या कहते हैं? पर संस्कृति ग्रहण। लेकिन याद रखिएगा, यहां दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के तत्वों को अपनाती है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक संस्कृति ही अपने तत्वों को अपना लेती, दूसरी नहीं अपनाती, उसे पर संस्कृति ग्रहण नहीं कहते हैं। पर संस्कृति ग्रहण उसे कहा जाता है जब दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के तत्वों को अपनाती है, पर संस्कृति ग्रहण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। गरीबी की संस्कृति, ये क्या है भैया? गरीबी की संस्कृति एक बहुत विशेष शब्द है जिसको ऑस्कर लेविस नाम के एक समाजशास्त्री ने दिया था। इन्होंने मेक्सिको की कुछ जनजातियों का या कुछ छोटे छोटे जो दलित लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनका अध्ययन किया और ये एक सिद्धांत दिया जिसे गरीबी की संस्कृति के नाम से जाना गया। उन्होंने कहा कि भैया गरीब लोग कुछ ऐसी विशेष चीजें या संस्कृति को अपना लेते हैं जिससे वो गरीबी में भी खुश रहते हैं। मतलब उनका अमीर बनने का सपना ही नहीं होता है, वो अमीर बनना भी नहीं चाहते। मेक्सिको के कुछ समूह का अध्ययन करके यहाँ उदाहरण दी। इनके अनुसार कुछ समूह ऐसे होते हैं जिनके लिए गरीबी कोई समस्या नहीं होती, जिनके लिए गरीबी कोई चीज समस्या नहीं होती, बल्कि वे ऐसे व्यवहार, रीति रिवाज विकसित कर लेते हैं जिससे वे दरिद्रता अर्थात गरीबी में ही मजे लेने लगते हैं। इसे ही गरीबी की संस्कृति कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति गरीबी की ही जीवन शैली को श्रेष्ठ स्वीकार करने लगे
और गरीबी को ही पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले तो ऐसी संस्कृति को गरीबी की संस्कृति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक भौतिकवाद, ये क्या होता है? मटेरियलिज्म। ये हैरिस की अवधारणा है। यह दृष्टिकोण मानता है कि दृष्टिकोण ने जो मानता है कि किसी भी संस्कृति का विकास की व्याख्या ना तो भौतिक दशाओं, देखो कोई भी स्थान की जो संस्कृति है वो उस जगह पर पाई जाने वाली भौतिक चीजों के हिसाब से बदलती है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, मालवा में गेहूं उगाए जाते हैं, इसलिए मालवा की संस्कृति का एक तत्व है गेहूं की रोटी खाना। लेकिन पश्चिम बंगाल में गेहूं उगते ही नहीं है, चावल उगाए जाते हैं, तो वहां की संस्कृति का एक तत्व है चावल खाना। जैसे अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां आपको चावल की परंपरा दिखेगी, उत्तर भारत में आपको गेहूं की परंपरा दिखेगी या गेहूं के आटे से रोटी बनाकर खाने की परंपरा दिखेगी। ये दोनों अपने आप में अलग अलग है, लेकिन इनका विकास किस कारण से हुआ? इनका विकास हुआ वहां पाई जाने वाली भौतिक दशाओं के कारण। किसके कारण? भौतिक दशाओं के कारण। अब जैसे आप गुजरात जाएंगे तो वहां आपको हर चीज में मीठापन नजर आएगा, वहां के भोजन के हर चीज में मीठापन होता है, तो उसका एक विशेष कारण है वहां की भौतिक दशाएं। तो वहां की भौतिक दशाओं ने वहां की संस्कृति को डिसाइड किया। तो जब भौतिक तत्वों के कारण किसी संस्कृति का निर्धारण होने लगे तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सांस्कृतिक भौतिकवाद। याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। निसंस्कृतिकरण। निसंस्कृतिकरण का मतलब है संस्कृति का सीधे तरह खत्म हो जाना। रॉबर्ट सेम्बोर्ट ने यह उदाहरणा दी और वो कहते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी समूह को जब समाज से अलग लंबे समय तक कर दिया जाता है तो वह अपनी संस्कृति को भूल जाता है। जैसे भारत का कोई व्यक्ति अगर 20 साल तक जेल में रहेगा तो वो अपनी संस्कृति को भूल जाएगा, क्योंकि उसको जेल में अपनी संस्कृति का पालन करना नहीं मिलेगा, वो अपनी संस्कृति को मान नहीं पाएगा। तो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संस्कृति के तत्वों को भूल जाना ही क्या कहलाएगा? निसंस्कृतिकरण कहलाएगा। अपनी संस्कृति के तत्वों, प्रतिमानों, मूल्यों, मानकों को भूल जाना सांस्कृतिक निसंस्कृतिकरण कहलाता है। अगला होता है विसंस्कृतिकरण। विसंस्कृतिकरण क्या होता है? जब हम जानबूझकर अपनी संस्कृति के तत्वों को भुला देते हैं तो उसे विसंस्कृतिकरण। दो शब्द है, एक होता है निसंस्कृतिकरण, ये निसंस्कृतिकरण और विसंस्कृतिकरण दोनों अलग अलग हैं। विसंस्कृतिकरण ये क्या है भैया? जब हम अपनी संस्कृति को खुद भुला दें, जैसे भारत से कोई एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, या कोई व्यक्ति जो है वो एनआरआई बन करके अमेरिका चले जाता है और वह अमेरिका जाकर के केवल अमेरिका की संस्कृति को अपना लेता है, भारत की संस्कृति को जानबूझकर भुला देता है। तो जानबूझकर भारत की संस्कृति को भुला देना कहलाएगा विसंस्कृतिकरण। जबकि हम संस्कृति में नहीं शामिल हैं और खुद भूलने लगे, अपने आप भूलने लगे, तो उसे निसंस्कृतिकरण कहते हैं। तो निसंस्कृतिकरण और विसंस्कृतिकरण दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। एक शब्द होता है इथोस और इडोस। ये क्रोबर की एक अवधारणा है। उसने कहा कि भैया संस्कृति में दो तत्व होते हैं, आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व। उन्होंने आंतरिक तत्व को इथोस और बाह्य तत्व को इडोस कहा। इथोस को आत्मा कह दिया और बाह्य शरीर, इसको इडोस को कह दिया शरीर। ये शरीर है और ये आत्मा है, ऐसा उन्होंने कहा। क्रोबर के अनुसार संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, एक होता है आंतरिक जिसे इथोस और एक होता है बाहर जिसे इडोस कहा जाता है। कोई भी संस्कृति बाहर से कुछ और दिखाई देती है, परंतु जब उसका गहन अध्ययन किया जाता है तो तब उसकी आत्मा अर्थात इथोस स्पष्ट होती है। उदाहरण हिंदू धर्म में इथोस जो है कि हिंदू प्रकृति पूजक होते हैं, परंतु क्यों होते हैं यह समझने के लिए हिंदू धर्म में इथोस को समझना होगा। तो इथोस और इडोस क्या होता है? किसी संस्कृति के दो तत्व, आंतरिक और बाह्य तत्वों को क्रोबर ने क्या कह दिया? इथोस और इडोस कह दिया। ऐसे ही एक और समाजशास्त्री क्यूखॉन ने इन्हीं आंतरिक और बाह्य तत्वों के लिए इम्प्लिसिट और एक्सिलिटी शब्द यूज कर लिया है। इनसे घबराना नहीं है।
एक और समाजशास्त्री पाइक। ये पाइक जो है वो दो नए शब्द लाते हैं, एक एमिक और एक एलिट। ये कहते हैं कि नहीं, ये दो शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते, इथोस और इडोस, इसलिए नए शब्द यूज होने चाहिए, एमिक और एलिट। ये शब्द यूज होना चाहिए, एमिक और एलिट। ये बात वही है, किसी भी संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष। आंतरिक पक्षों को इथोस और बाह्य पक्षों को इडोस कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो किसी भी संस्कृति के दोनों तत्वों को दर्शाना इथोस और इडोस कहलाता है। हमने बहुत सारे तत्व आप सब लोगों को पढ़ा दिए, बहुत सारे 3-3 नंबर 2-2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ा दिए। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो एक बहुत अच्छे समाजशास्त्री हैं। वो समाजशास्त्री जो है, इन्होंने एक विशेष अवधारणा दी कि किसी भी संस्कृति की 4 अवस्थाएं होती हैं। खैर भारतीय समाजशास्त्री दुबे ने 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है, लेकिन हमें ये याद हो कि संस्कृति के विकास की 4 अवस्थाएं किसने दी? हर्बर्ट स्पेंसर ने। और 6 अवस्थाएं किसने दी? भारतीय समाजशास्त्री दुबे ने। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? शिकारी एवं कंदमूल एकत्रित करने वाली अवस्था, पशुचारण की अवस्था, कृषि अवस्था और औद्योगिक अवस्था। देखो जैसे मानव का विकास हुआ ना, पहले मानव आदि मानव था तो कंदमूल खाता था, फिर धीरे धीरे पशु चराने लगा, फिर कृषि करने लगा और फिर उद्योग खोल लिए। तो ये 4 अवस्थाएं उस संस्कृति के विकास की हैं। ऐसे ही भारत में 6 अवस्थाएं मानी गई हैं। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल 4 और 6 किसने दिए ये याद रखना है। उम्मीद है इस लेक्चर में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बहुत छोटे छोटे से 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके अब अच्छे से क्लियर रहेंगे, आप उनको अच्छे से लिख पाएंगे। आप सभी लोग लिखने की प्रैक्टिस भी जरूर करते रहें। मैं जल्दी ही आपको डेमो आंसर राइटिंग कैसे करनी है ये भी सिखाऊंगा। चलिए अभी बहुत बड़ा लेक्चर ना हो जाए, इसलिए जय हिंद जय भारत, विदा लेता हूं।